संजीव भानावत एक नाम जिसकी मैं व्याख्या करता हूं, जिसमें नेतृत्व की क्षमता है। एक ऐसा मीडिया शिक्षक जिसने कोशिश की प्रशासन, एकेडमिक्स, राजनीति आदि क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, इनको एक मंच पर ला करके अंततः मीडिया के अलग अलग पक्षों पर एक विचार विमर्श की श्रृंखला को शुरू किया गया। संजीव भानावत एक नाम जिसने अपनी पूरी अकादमिक यात्रा को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, कठोर परिश्रम के साथ सतत आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहा। स्कूल में एक शौक लगा वाद प्रतियोगिताओं में सहभागिता का। शायद 9th क्लास में था जब पहली बार एक डिबेट बोलने के लिए इंटर स्कूल प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर कॉलेज में आए और वहां हमारे इन अभिरुचियों को और अधिक विस्तार मिलने लगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारादास कॉलेज में मासिक पत्रिका मरकरी के छात्र संपादक के रूप में 1 वर्ष तक काम किया। वहां के हिंदी साहित्य परिषद के सचिव के रूप में साहित्यिक गतिविधियों को संचालित किया, आयोजित किया। फिर फैकल्टी चेंज कर राजस्थान कॉलेज में आया, वहां एमपी का चुनाव लड़ा। कहने का मतलब ये कि जीवन के युवा काल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, सरिता मुक्ता दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं, इनका विश्वविद्यालय का संवाददाता भी रहा। स्थानीय पत्रिकाओं में लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। 1974 जब 10वीं क्लास में था, तभी आकाशवाणी में युववाणी कार्यक्रम में वार्ताओं या वार्ताकार के रूप में मेरी यात्रा शुरू होती है। तो कहने का मतलब यह है कि साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से मेरी सहभागिता रही। थिएटर किया, मणि मधुकर का दुलारी बाई, भारत रत्न भार्गव का शास्त्र देखो शास्त्र, बादल सरकार का अबू हसन, डॉक्टर हरिराम आचार्य का ये पत्ते तूफान के, और संस्कृत नाटक विवेकानंद विजयम सहित छोटे छोटे स्किट्स और मूकाभिनय में सहभागिता करते रहे। और न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में युवा समारोह में जाने का मौका मिलता रहा। और इसी सारी यात्रा के दौरान एक मन में संकल्प लिया कि शिक्षा से जुड़ना है, क्योंकि संयोगवश मेरे पिताजी डॉक्टर नरेंद्र भानावत वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और मेरी माता डॉक्टर शांता भानावत वो जयपुर के एक वीर बालिका कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम करती है। तो वो जो मुझे एक विरासत में मिला, एक शैक्षणिक माहौल, उसी में मैंने अपने आप को विकसित किया और स्वयं को एक शिक्षक के रूप में ही योग्य पाया। उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा अकादमिक और अन्य क्षेत्रों से रुझान बढ़ता रहा, और अंततः 1982 में मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पत्राचार अध्ययन संस्थान था, वहां कार्य करने का मौका मिला। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और कोटा में एक खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ये पाठ्यक्रम वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही रह गए, और यूनिवर्सिटी ने मुझे दायित्व दिया पत्रकारिता के नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने का। और यहां से मेरी चुनौती प्रारंभ होती है, जब मुझे कहा गया कि पत्रकारिता का 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना है। एक कमरा जिसमें ना टेबल ना चेयर, एक खाली कमरा। जब मैं कमरे में जाकर के देखता हूं तो मन में एक विचार आया, कैसे यात्रा शुरू होगी? कुछ भी तो नहीं है, ना विभाग का बैंक अकाउंट है, ना स्टाफ है। मेरा ही एक सहपाठी, उससे मैंने अनुरोध किया कि आप ऑफिस का भार संभालिए। वो यूनिवर्सिटी में ही नॉन टीचिंग स्टाफ में कार्य करते थे हनुमान से। उनको मैंने साथ में लिया, और एक पास में डिपार्टमेंट था प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विभाग, जो आजकल लॉन्ग लाइफ लर्निंग डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। वहां से 2 चेयर और एक टेबल उधार ली, और वहां से अपनी यात्रा की पीजी डिप्लोमा के साथ। उस समय देश में केवल 19 विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का अध्ययन अध्यापन होता था। फिर देखिए, हमारे उस संघर्ष का ये परिणाम था कि 1 साल बाद उसको हमने बैचलर्स डिग्री में कन्वर्ट किया, और सन 2000 में 1 दशक के अंदर मास्टर्स डिग्री और पीएचडी का प्रोग्राम। मेरा सबसे अधिक ध्यान था कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए, अच्छा शोध केंद्र होना चाहिए। आपको गूगल पर सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आप कल्पना कीजिए
सन 90 का वो दौर जब इस तरह की सुविधाएं हमारे पास नहीं थी और अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी होती थी, तब मैंने एक समृद्ध पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई। और इसी बीच में जब मेरे माता पिता का निधन हो गया था तो मैंने अपने घर पे भी करीब 13,000 पुस्तकों का एक संग्रहालय स्थापित किया माता पिता की स्मृति में। उनका जो पीएफ का पैसा हमें मिला उसको सारा हमने सामाजिक कार्यों के लिए खर्च कर दिया। जब मुझे 1996 में मौका मिला कोलंबो जाने का, दक्षिण एशियाई मीडिया शिक्षकों के एक सम्मेलन में, वहां भी इस बात को रेखांकित किया गया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे जर्नल्स का अभाव है। तो मैंने कहा कि मैं एक इस तरह का मीडिया जर्नल निकालने के लिए आगे आता हूँ। और जब वापस हिंदुस्तान लौटा, मुझे वो अपना संकल्प बार बार याद दिलाता रहा कि कुछ करना है, कुछ करना है। जनवरी 1996 से जनवरी 1997, एक साल के अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी कर मैंने कम्युनिकेशन टुडे के नाम से डिक्लेरेशन फाइल कर दिया। और जनवरी 97 में कम्युनिकेशन टुडे की यात्रा शुरू होती है। और आज कहते हुए मुझे इस बात का प्रसन्नता है, खुशी है, या ये हो कि गर्व की अनुभूति होती है कि जिस मेरी जो यात्रा शुरू हुई वो निर्बाध रूप से आगे चलती रही। और पिछले वर्ष 23 वर्ष पूरे कर लिए। 2020 24वां वर्ष हमारा चल रहा है और अभी इसका स्पेशल इशू भी आ रहा है, कोविड-19 एंड मीडिया। इसके पहले करीब 3-4 स्पेशल इशूज हम निकाल चुके हैं और इसके बाद 100 years ऑफ मीडिया एजुकेशन, इस पर भी केंद्रित एक स्पेशल इशू निकालेंगे। अगले साल मेरी तैयारी है सिल्वर जुबली मनाने की कम्युनिकेशन टुडे की। आज मीडिया क्षेत्र में, मीडिया एजुकेशन में इस जर्नल ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, जिसके माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को अपने शोध अनुसंधान संबंधी जो उनके पत्र हैं उनको प्रकाशित करने का मौका मिला। फिर मैंने एक और विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति था, मेरे मित्र लोग कहा करते थे वन मैन आर्मी, तो उस आर्मी के सेनापति के रूप में मैंने कोशिश की कि इस मीडिया शिक्षा को राजस्थान में एक नेतृत्व दिया जाए। कई जगह गया कि कॉलेजेस में गया, हमेशा सहयोग करने की मैंने कोशिश की कि जो हमारे और कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी ये कोर्स विकसित हो। सहयोग से प्रारंभिक दौर में हमारे ही विभाग के विद्यार्थी इन कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भी जाने लगे। तो एक प्रकार से पूरे पीढ़ी के निर्माण की दिशा में मैंने कोशिश की। मेरी ये कोशिश रही कि क्लासरूम के बाहर विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को हम कहीं ना कहीं टच कर सकें, क्योंकि शिक्षक शिक्षा रथ का सारथी होता है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का शिक्षक नहीं होता है, वो विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है। और मेरी भी ये कोशिश रही और मुझे खुशी है कि मैंने अपने 4 दशक के शैक्षिक करियर में विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल विद्यार्थी बनके या बच्चा बनकर के उनके साथ बनकर उनके व्यक्तित्व के विकास को एक कहीं एक उसको गति देने की कोशिश की, उसको स्वरूप देने की कोशिश की। और इसके लिए मैंने अपने कार्यकाल के अंदर शताधिक इस तरह के सेमिनार्स और कार्यशालाओं का आयोजन किया। अखिल भारतीय स्तर पर मीडिया शिक्षकों के 3 सम्मेलन, जिसमें देश के अनेक राज्यों से युवा मीडिया शिक्षकों के साथ साथ प्रोफेशनल भी आए और हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी भी आए। कोशिश की सारे मीडिया शिक्षक एक मंच पर आकर के प्रतिवर्ष मिले, संवाद की श्रृंखला शुरू करें। उसे पत्रों को पुस्तकाकार रूप में भी हमने प्रकाशित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन अकादमिक सेमिनारों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक मंच दिया, एंकरिंग का मंच उनको दिया, उन विद्यार्थियों को मोटिवेट किया कि आप पेपर पढ़िए। युवा पीढ़ी क्या सोचती है, जब वो वरिष्ठ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी और सेमिनार और वर्कशॉप्स। फिर मेरा एक जो एरिया था इन सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से, साइंस जर्नलिज्म और डेवलपमेंट जर्नलिज्म, 2 ये मुख्य एरिया थे जिसमें मैंने हमारे जनसंचार केंद्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के बैनर पर काफी काम करने की कोशिश की, जिसका मुझे संतोष भी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ हमने वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए और जर्नलिज्म के कोर्सेज के साथ एक ऑप्शनल पेपर के रूप में साइंस जर्नलिज्म को जोड़ा जाए, उसके लिए हमने 3-3 दिन के 2 इस तरह के राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए थे और काफी हमें सफलता मिली। आज देश के अनेक यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। देश की अनेक स्थानों पर मुझे जाने का मौका मिला, कभी सेमिनार्स के लिए, कभी और दूसरे जो एकेडमिक असाइनमेंट्स हैं। तो इस कारण से मेरा जो एक व्यापक अनुभव मुझे हुआ, देश के अलग अलग अंचलों में किस तरह से काम किया जा रहा है, वहाँ किस तरह का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, इसलिए विद्यार्थियों के साथ भी वहाँ क्लासेस में जाकर के मेरा संवाद करने का मौका लगा। यही कारण है कि मेरा विद्यार्थियों का समुदाय सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। मेरे इस प्रकार के शुभेच्छु आज पूरे देश में फैले हुए हैं।
मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैंने जिस तरीके से देश में मीडिया शिक्षकों को, विद्यार्थियों को एक मंच पर ला करके अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को उसके साथ जोड़ने का हर संभव प्रयत्न, यूनिसेफ अनेक राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ मिलकर के हमने काम किया, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएफपीए, इतने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोगों ने इनके साथ चलाए और मेरे विद्यार्थी अपने आप उसके अंदर, उन्होंने भी एक तरह से मैं कहूँगा पूरी जुनून और के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इन आयोजनों के साथ स्वयं को जोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो वन मैन आर्मी की बात कही जाती है, मुझे लगता है कि मैंने एक टीम तैयार की है। अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस टीम को बनाया जब मैंने विभाग में ये महसूस किया कि पाठ्य सामग्री नहीं है, 10 किताबों की एक श्रृंखला निकाली ताकि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के उपयोगी इस तरह की भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई सामग्री मिल सके। लगभग 250 ऑथर्स की टीम मेरे साथ जुड़ती है, संपादित पुस्तकें थी वो अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो प्रिंट के लोग हैं, ब्रॉडकास्टिंग फील्ड के लोग हैं, पब्लिक रिलेशंस के हैं, एडवर्टाइजिंग के हैं, सोशल मीडिया के हैं, कहाँ के नहीं हैं। तो ये जो एक मेरा प्रयास रहा वो रंग लाया और बाद में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उस पूरी पुस्तक श्रृंखला को अपने यहाँ से प्रकाशित किया। कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी प्रकाशित हो गए। तो उस दौर में जब पत्रकारिता संबंधी श्रेष्ठ पाठ्य पुस्तकों का अभाव था, मैंने उस अभाव को एक सीमा तक पूरा करने का अपनी ओर से कोशिश की। तो समग्र रूप से जब मैं अपनी पूरी उस जीवन यात्रा को देखता हूँ, एक संतोष की अनुभूति करता हूँ कि मेरे वो प्रयास लगभग 3 दशक तक एक विभाग के संचालन का जो मेरा अनुभव रहा, किस तरह से विद्यार्थियों को एक अवसर उपलब्ध कराया, एक इतनी बड़ी टीम हमारे साथ तैयार हुई और ये विद्यार्थी आज मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे प्रिंट की बात करें, हम रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, एफएम चैनल्स की बात करें, कई हमारे ऐसे युवा उद्यमी सामने आए जिन्होंने अपने इस प्रकार के जो उपक्रम है वो शुरू किए, अपने मैगजीन्स निकालनी शुरू की, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, न जाने किन किन क्षेत्रों में उन्होंने ये प्रयोग किए। तो मुझे लगता है कि ये जो लीडरशिप मैंने मीडिया एजुकेशन क्षेत्र में देने की कोशिश की, ये मेरे जीवन की कुछ जो उपलब्धियां हैं वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। चुनौतियां किसके उसमें नहीं आती, सरकारी तंत्र में काम करना, उन नियमों से बंधे हुए रहना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उन सब चीजों का पालना करते हुए आपको वहीं से रास्ता निकालना है। जिस तरह का हमारा कार्यालय का सिस्टम है उसमें अपनी चुनौतियां हैं, कमेटीज पे कमेटीज, बजट सेंक्शन करा, न जाने कितनी सारी चुनौतियां हैं। तो उन सारी चुनौतियों के बीच में मैं जिस तरह से काम कर पाया, मुझे लगता है कि मेरा जो एक सारा मित्र मंडली है, जो मेरे शुभेच्छु हैं, उन्हीं की शुभकामनाओं का परिणाम था कि मैं अपनी इस पूरी यात्रा को मेरी दृष्टि से सफल और सार्थक रूप में संचालित कर पाया। बाकी जो कुछ मैंने किया है इसका मूल्यांकन आने वाले समय में समाज करेगा। हमारी जो इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी हैं, वो उसका मूल्यांकन करेंगे कि मैं अपने कार्यों को सही तरीके से निष्पादित करने में कितना सक्षम और सफल हो पाया। अब एक प्रश्न जो युवाओं को अक्सर जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करता है पीएचडी करने के लिए। बहुत टेलीफोन मेरे पास आते हैं कि पीएचडी कैसे की जाए। देखिए, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए बाकायदा नियम बना रखे हैं। आप वेबसाइट पर जाकर नियमों को पढ़िए, लेकिन मोटे रूप में यह है कि आपको संबंधित विश्वविद्यालय जहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी और उसके लिए सामान्यतः सिलेबस, नेट का जो सिलेबस है वो उसके लिए प्रिस्क्राइब होता है। कुछ विश्वविद्यालय जो नेट पास करके विद्यार्थी आते हैं उनको एग्जाम कर देते हैं एंट्रेंस टेस्ट से। इसके बाद आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ेगा और कोर्स वर्क के बाद फिर आपका जो विषय चयन है और रजिस्ट्रेशन है विभागीय शोध समिति के माध्यम से, फिर आप अपना एक जो पूरी कार्य जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह एक चीज को और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई है, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमारे देश की शोध को एक दिशा देने की कोशिश करेगा, उस देश को सामाजिक उपयोगिता प्रदान करने की दिशा में काम करेगा, उस शोध को इंडस्ट्री के उपयोग की दृष्टि से काम करेगा ताकि हजारों विद्यार्थियों का श्रम और राष्ट्र का इतना धन उसका अपव्यय नहीं हो, वो एक सही दिशा में उसका उपयोग हो पाए। इस दिशा में उम्मीद की जानी चाहिए कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है कहीं अपनी एक सार्थक भूमिका निभा पाएगा। अंत में मैं उन सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूं कि जिनके पास रचनात्मक शक्ति है, जो कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर के आते हैं, जो चुनौतियों से जूझने का जिनमें साहस है,
जिनका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है, जिनकी भाषा पे पकड़ है, जिनके पास नोज फॉर व्यूज जैसी क्षमताएं हैं, वो इस क्षेत्र में आए। हालांकि इस पेंडेमिक के दौर में बहुत सारे नौकरियों पर संकट पैदा कर दिया है, मीडिया पर भी इसका असर आया है, लेकिन हमें इसी आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी करनी है। नए नए अवसर भी जुटे हैं, तो कल्पनाशील और रचनात्मक लोगों के लिए ये क्षेत्र खुला हुआ है। आपको सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप अपनी विशेष पहचान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।